इब्तदा है रब्बी करीम की बबरकत नाम से जो नहायत रहमान व रहीम है। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम मेड तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात पाकिस्तान के फ़ेसबुक पेज और रिजवान अली दानिश यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नया टेंस लेके आया हूँ जिस टेंस का नाम है पास्ट टेंस। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पास्ट टेंस के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम पास्ट टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो पास्ट टेंस की आज हम पहली किस्म पढ़ेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ पास्ट टेंस। इससे पहले जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं उसके अंदर आपको प्रेजेंट टेंस मैंने मुकम्मल तौर पे पढ़ाया है। उसके लिंक में जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक को यूज़ करके आप उस वीडियो तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो टेंस है ये हम शुरू करते हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले जितने भी टेंसेस पढ़े हैं उसके अंदर जिस तरह पहले नंबर पे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, तो जिस तरह हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है, इसी तरह पास्ट के अंदर भी हमने इसकी चारों काइंड्स को पढ़ना है, चारों इकसाम को पढ़ना है। तो इस तरह चार ज़माने हम पहले पढ़ चुके हैं, चार हम इस टेंस में पढ़ेंगे। इस तरह हमारे 8 टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह फिर अगला जो है वो बाकी 4 आगे जाके हम जब फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे तो हमारे 12 ज़माने या 12 टेंसेस, हमारे 12 टेंसेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये टेंस शुरू करने से पहले मैं एक बात आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये जो मैं जितने भी अपने लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स जो मैं प्रिपेयर करके बना के मैं यूट्यूब पे या अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगा रहा हूँ, मैं पहले दिन भी जब मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो मैंने यही बात की थी तमाम व्यूअर से या अपने स्टूडेंट से कि मेरा मकसद किसी को अंग्रेज़ बनाना नहीं है। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे लेक्चर को देखेगा तो वो अंग्रेज़ बन जाएगा। मेरा मकसद जो ये है कि जितना नॉलेज अल्लाह की ज़ात ने मुझे अता किया है इससे मुतल्लिक़ मैं एक रूट लेवल से लेके चलना चाहता हूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आएंगी। जब वो लिखेगा, लिखने में जब कोई वो सेंटेंस बनाएगा उसको टेंसेस बनाने में आसानी पैदा हो जाएगी जब ये मेरे लेक्चर देखेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रूट लेवल से लेके जा रहा हूँ। मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा दावा करूँ जी आप मेरे ये देखते हैं तो कोई, मेरा मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये की है कि मैं उन स्टूडेंट्स को जो स्कूल लेवल पे रह के टेंसेस सही तरीके से नहीं समझ पाए, अभी तक वो टेंशन में फंसे हुए हैं, अभी तक जब वो कभी फ़िक्रा बनाना पड़ जाए तो वो ग्रामेटिकली बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बेसिक्स को समझाना, रूट लेवल से लेके स्टूडेंट्स को चलना, जो किसी वजह से या उनको अपने स्कूल दौर में समझ नहीं आई, मे बी आप मेरे लेक्चर देखते हैं उनको कुछ समझ आ जाए तो वो मेरे हक़ में दुआ कर दें। बाकी कुछ मेरे अहबाब, कुछ मेरे दोस्त, कुछ जो अननोन पर्सन भी है जो वो कमेंट्स भी करते हैं और कमेंट्स के अंदर ये भी लिखते हैं जी आप एडवांस लेवल की इंग्लिश पे आएँ। तो मेरे भाई देखिए, एडवांस लेवल की इंग्लिश पे तो बंदा तब आता है जब आपका रूट लेवल सही हो, आपकी फाउंडेशन, आपका ग्राउंड बना हो, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। एडवांस करने के लिए तो आपको पहले रूट को पकड़ना पड़ेगा ना, पहले आपको ग्राउंड से शुरू करना पड़ेगा, पहले उसकी बिल्कुल फाउंडेशन से इसको शुरू करना पड़ेगा। तो मेरा मकसद भी ये है कि पहले मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको आम ज़बान में बताऊँ। उर्दू के लिए भी मैं बिल्कुल सहल ज़बान इस्तेमाल करूं और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो मैं करता हूं वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं वर्ड को ऐसा प्रोनाउंस करूं कि जिसमें समझ आ जाए, ठीक है। यानी कुछ लोगों को ये भी मेरे कमेंट्स में वो इतराज़ करते हैं जी आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप इस तरह करते हैं, थोड़ा मतलब वो उसको ये समझते कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से वो चीज़ प्रोनाउंस करता हूँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन करता हूँ कि जो स्टूडेंट को या जो एक बेसिक समझने वाला बंदा है या जो रूट लेवल से चल रहा है उसको उस लफ्ज़ की, उस वर्ड की समझ आ जाए। बस मेरा यही मकसद है। तो मैं इंशाल्लाह ये पुरुमीद हूँ कि जो हबाब, जो दोस्त, जो व्यूअर्स, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं,
इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो जितना मुझसे बेहतर हो सकता है वो मैं उतना करूं। तो अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले नंबर पे। तो पास्ट का आपने समझने कि पास्ट होता क्या है। पास्ट का मतलब होता है कि गुजरा हुआ वक्त, जिसको आप माजी कह सकते हैं, यानी ऐसा ज़माना जो गुजर चुका हो उसको बोलते हैं पास्ट या माजी। यानी डेफिनेटली जब आपने पास्ट का जिक्र करना है तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो है वो ज़माना माजी का हमने डिस्कस करना है कि वो कोई काम ज़माना माजी में मुकम्मल हो गया था और हमने अपनी गुफ्तगू के अंदर उस ज़माना के काम का जिक्र करना है, एक दूसरे के साथ अपना जो वो इजहार करना है अपनी गुफ्तगू के ज़रिए। तो उसके लिए फिर आपने कौन से रूल्स को मद्देनज़र रखना है, कौन से असूल इसके अपनाने हैं, उन असूलों को अपना के आप किस तरह जो है वो उर्दू से इंग्लिश बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब आप बोल चाल करते हैं किसी के साथ इंग्लिश ज़बान के अंदर, तो फिर उन रूल्स को कैसे मद्देनज़र रख के आपने माजी यानी पास्ट को कैसे आपने जो है वो अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करना है, उसमें किन किन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये है कि फेल माजी मुतलक। हस्बे मामूल हम क्या करेंगे, इसकी पहले तारीफ पढ़ेंगे कि किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए फेल मुतलक कहलाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन से आपको ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसा काम जो ज़माना माजी में पाया जाए, वो तमाम एक्शंस, वो तमाम काम जो आप कर चुके हैं, जो काम आप सार अंजाम दे चुके हैं माजी के अंदर, उन तमाम के मुतल्लिक हमने इस टेंस के अंदर पढ़ना है। और उन तमाम जो हमने मामलात किए हैं, जो काम हमने किए हैं, उनकी इंग्लिश हमने बनाना सीखनी है कि वो हमने कैसी उनकी इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले है एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है पॉइंट क्या है, गौर करने इस पॉइंट के अंदर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो फिक्रात हैं, इसमें कौन कौन से फिक्रात आ सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो सबसे पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि जब कोई काम माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ख़त्म हो जाए। पहला पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी काम वो माजी में शुरू हुआ है और माजी में ही ख़त्म हो गया है, तो आप उस फिक्रे को या उस सेंटेंस को किस में डील करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डील करेंगे। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए फिर उसकी आप इंग्लिश बनाएंगे। तो उसके लिए एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है कि पिछले साल मैंने मरी की सैर की। आप देखो ना, पिछले साल मैंने मरी की सैर की, इसका मतलब है कि पिछले साल मैं मरी गया था, ठीक है, और उस वक्त मैंने सैर की, पिछले साल में मरी गया था और पिछले साल ही मैंने सैर की थी। इसका मतलब है कि वो साल भी पिछला है, माजी है, और सैर भी उसने पिछले साल ही मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद मैंने दूसरा फिक्रा मजीद लिखा आपको समझाने के लिए कि 10 दिन कबल मैंने इम्तिहान पास किया। अब देखें ना, इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन कबल माजी में चले गए। अब मैंने उस माजी में कुछ मैंने इम्तिहानात दे रहा था, कुछ एग्ज़ाम्स में दे रहा था, तो एग्ज़ाम्स देने के बाद क्या हुआ कि मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इम्तिहानात भी माजी में दिए और मेरा रिज़ल्ट भी माजी में आ गया और मैं पास भी हो गया। तो आप इस फिक्रे को 10 दिन कबल मैंने इम्तिहान पास किया किस में डील करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने अगला पॉइंट लिखा, इस पे आपने गौर करनी है। ये पॉइंट मैंने लिखा है, माजी में किसी आदत या मामूल को जाहिर करने के लिए ये ज़माना इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली बात आपने माइंड में ये रखनी है कि माजी के अंदर आप कोई चीज़ रेगुलरिटी के साथ करते रहे हैं, पंक्चुअलिटी के साथ करते रहे हैं, यानी लगातार करते रहे हैं, पाबंदी के साथ करते रहे हैं, तो वो जो माजी में आपने जितने भी काम पाबंदी के साथ किए हैं, जितने काम पाबंदी से सरअंजाम देते रहे हैं, हो वो माजी में गए हैं, चले वो माजी में गए हैं, लेकिन उनको जब आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो फिर आपने याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डील करके उनकी आपने इंग्लिश बनानी है, ठीक है। अब हमने इसकी एक मिसाल, एक दो मिसाल पढ़ लेते हैं। हम रोज़ाना स्कूल जाते थे। आप देखिए रोज़ाना स्कूल जाना क्या है? एक हैबिचुअल एक्शन है, यानी एक
रोज़मर्रा की आदत है। जब रोज़ाना का जिक्र आ गया तो डेफिनेटली आप इसको मामूल के मुताबिक करते रहे हैं, एक रेगुलरिटी के साथ करते रहे हैं। तो फिर हम रोज़ाना स्कूल जाते थे, इस फिक्रा को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखकर ही इसकी इंग्लिश करेंगे। हाँ जी, मजीद इसको समझने के लिए दूसरा फिक्रा मैंने लिखा है, वो शाम को सैर करता था। अब देखें, शाम को सैर करता था, इसका मतलब ये है कि ये भी एक आदत है मामूल के मुताबिक, यानी वो डेली जो है वो शाम को सैर के लिए घर से निकलता था। तो जब आपने इस तरह के फिक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को मद्देनज़र रखना है आपने। ठीक है जी, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसकी तारीफ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम उर्दू में पहचान पढ़ेंगे कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उर्दू में इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो उससे पहले एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। कभी कभी लिखा हुआ कहीं आ जाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी पहचान पढ़ते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी। इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में अलिफ, यानी आखिर में अलिफ आ सकता है, ये अलिफ या आ सकता है, छोटी ये आ सकती है, बड़ी ये आ सकती है, ता था भी हो सकता है, ती थी, ते थे वगैरह आता है। अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में ये जो मैंने आपको चंद निशानियां बताई हैं, अगर इनमें से कोई आ जाए एंड पे तो आपने ये समझना है कि ये जो फिक्रा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। और मैंने अब इसकी इंग्लिश अगर बनानी है तो फिर मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूला को यूज़ करके बनानी है। तो ठीक है जी, ये आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। पहली एग्जांपल मैंने ये दी है कि अली ने इम्तिहान दिया। अब देखो ये अलिफ या एंड पे आ गया। इसके बाद मैंने चाय पी ली, अब छोटी ये एंड पे आ गई। इसके बाद दानिश ने खत लिखा, अलिफ आ गया। इसी तरह जिस तरह पहले मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता था या मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो अब ये सारे जो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, इस तरह के जो फिक्रात होंगे वो सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। ठीक है, तो ये उर्दू में पहचान आपने क्लियर कर ली। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है, वो है इंग्लिश बनाने का तरीका। अब आप उस लेवल पे आ गए हैं, अब आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, आपको पता चल गया है कि इसकी तारीफ क्या है, ये ज़माना कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है हमने, इस ज़माने के फ़िक्रात कौन से होने हैं, उनकी हमने पहचान भी पढ़ ली है, आपने एग्जाम्पल्स भी उसकी पढ़ ली हैं। अब वो मरहला आ गया है कि जिस मरहले पे जाके आपने इसकी इंग्लिश बनानी है। तो इंग्लिश बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी आपने उर्दू से इंग्लिश बनानी है तो पहला काम आपने क्या करना है जी, मैंने लिखा हुआ, मैं एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ कि उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए सबसे पहले तो आपने लगाना है सब्जेक्ट लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, यानी फाइल, काम करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने, दूसरा काम आप इसने बहुत अहम चीज़ है, ये आपने ज़हन में रखनी है, आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, यानी फेल की दूसरी हालत यहां पर इस्तेमाल करनी है। ये बात आपने सिर्फ अपने ज़हन में रखनी है। कौन सी, कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी माजी है तो माजी के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो आपने सादा फिक्रात बनाने हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, उन सिंपल सेंटेंसेस के लिए आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। इसके बाद आपने आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, यानी मफूल यूज़ करना है, और इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस है, और सिंपल सेंटेंसेस के अंदर अमूमन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होगा सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, अब हमने जो इंग्लिश बनाने का तरीका सीखा है, इसको अब हम क्लोज करेंगे एक फार्मूले में। तो अब हमने वो फार्मूला पढ़ना है, उसके ऊपर आपने गौर करनी है। अब हम सिंपल सेंटेंस जो हैं उसका फार्मूला जो मैंने लिखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे बना है, और इस फार्मूला की मदद से आपने उर्दू से इंग्लिश कैसे करनी है। ठीक है, तो आपने गौर करना है जी। सबसे पहले मैंने लिखा है जी सब्जेक्ट,
जिस तरह मैंने पीछे आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लग गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई और ऑब्जेक्ट लग गया, और मैंने साथ इसके ऊपर उर्दू भी लिख दी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए जी, मैंने चाय पी ली, मैंने चाय पी ली। अब इस पहले तो सेंटेंस के ऊपर गौर करना है कि ये पी ली, इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको पहचान पढ़ाई थी ना उर्दू फिकरात की, ये ली छोटी ही एंड पे आ गया। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस, ये जो फिक्रा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है, और मैं इस फार्मूला को यूटिलाइज करके इसकी मैं इंग्लिश बना सकता हूं। तो मैंने चाय पी ली, आए। अब इसमें देखो एक्शन क्या है, काम क्या है, पीना। ठीक है, पीना। तो अब पीना जो है वो चूंकि ड्रिंक के लिए भी इस्तेमाल, अक्सर ये भी जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि ये टेक क्यों लगता है जी, यहाँ पे ड्रिंक क्यों नहीं लग रहा। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पूरा एक लेक्चर जो है ना इसके ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर जो बनाऊंगा। इस तरह के बहुत सी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बंदे को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं जी, ये यहाँ पे टेक क्यों लगा, यहाँ पे ड्रिंक क्यों नहीं लग रहा, और यहाँ पे ड्रिंक लग रहा है तो टेक क्यों नहीं लग रहा। इस तरह की इंग्लिश ज़बान के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो बंदे को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं एक लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करूँगा, जिस लेक्चर के अंदर मैं इस तरह के वर्ड सारे एक जगह पे इकट्ठे करके कोशिश करूँगा कि फिर उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों लगती है और इसके मकासद क्या हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर चाय पीना है, तो यहाँ पर टेक चूंकि इसकी पहली फॉर्म होती है तो हमने लगानी है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फेल की दूसरी हालत लगानी है, तो फिर लगेगा टुक। ठीक है जी, आई टुक। अब देखिए जी, टी। अब आप गौर करते हैं तो बिल्कुल किसी किस्म की इसमें कोई टेंशन हमें बनी कोई नहीं, हमारे पास फार्मूला मौजूद था। सेंटेंस हमारा उर्दू का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, हमें इंग्लिश बनाते हुए कोई वक्त नहीं लगा, कोई टेंशन नहीं बनी हमारे लिए। अब इसी तरह मजीद प्रैक्टिस के लिए दूसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अली स्कूल जाता था, अली स्कूल जाता था, तो इसमें सब्जेक्ट आ गया जी अली। ठीक है जी, अब इसमें है जाना, जाता था, जाना। अब जाना जो है ये सेकंड फॉर्म आपने लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो गो पहली फॉर्म होती है और वेंट दूसरी फॉर्म होती है। तो आप क्या लिखेंगे, अली वेंट टू स्कूल। ठीक है जी, अब बिल्कुल उसी तरह सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद लास्ट सेंटेंस में लिखा है कि दानिश ने अपना काम खत्म कर लिया, दानिश ने अपना काम खत्म कर लिया। तो बिल्कुल इजी है। अब इसके अंदर दानिश क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा जी, दानिश। अब इसमें एक्शन क्या है, खत्म करना। खत्म करना की इंग्लिश क्या होगी, यहां पे फिनिश्ड मैं लिखूंगा जी, फिनिश्ड। दानिश फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहां पर वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये तीन सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहले मैंने ये फिकरात उर्दू में लिखे थे, फिर इस फार्मूला को यूज करके मैंने इनकी इंग्लिश बनाई है। और आप गौर करें, किसी किस्म का मसला आपको नहीं बनेगा, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसके अंदर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन साथ ये बात भी याद रखनी है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ही लगेगी। इसकी वजह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, जब आपने इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ने हैं ना, तो फिर इसका जो है राज वो फिर फाश होगा कि ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल सेंटेंसेस तक ही इसको महदूद रखना है। सेकंड फॉर्म को आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस तक महदूद रखना है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। हाँ जी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब हमने नेगेटिव बनाना सीखना है कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके उर्दू फिकरात अगर मनफी में आ जाते हैं, ये नेगेटिव आ जाते हैं, तो फिर हमने उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपके सामने जनरेट किया, जिस फार्मूला को आपने पहले गौर से देखना है, फिर उसके बारे में एक पॉइंट मैंने आपको समझाना है, वो फिर बताता हूँ आपको कौन सा पॉइंट है। पहले आप इसको गौर से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है जी, सब्जेक्ट तो लगेगा, एक नई चीज़ इसके अंदर आ गई, डिड नॉट। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे थे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा था, अब ये एक नई टेंशन बन गई है हमारे लिए कि अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो मैंने कहा था 2-3 मिनट पहले, जब मैंने ये
सिंपल सेंटेंसेस का फार्मूला लिखा था, तो मैंने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आप थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो आपकी परेशानी अभी आपकी ख़त्म होने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वो क्या है कि सवाल ये ज़हन में पैदा हो रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर लग रही है, पहले हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कैसे इसको हम याद रखेंगे? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने ज़रा तवज्जो करनी है। देखें जी, सबसे पहले सब्जेक्ट तो लग गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद डिड नॉट लग गया। अब देखो ना, हमने जब भी पास्ट का कोई भी सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, ठीक है। वो कौन सी है? अब देखिए, ये मैंने लिखा है डिड। क्या लिखा है मैंने? डिड। अब आपको पता है कि डिड जो है ये सेकंड फॉर्म किसकी है? डू की। इट्स मीन कि अब हम यहां ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर चुके हैं, यानी हमने यहां पे डू नॉट नहीं लिखा, यहां पर हमने डिड नॉट लिखा है। तो ऑलरेडी हम डू को डिड सेकंड फॉर्म मुंतकिल कर चुके हैं, इसलिए अगर हम यहां पर दोबारा फिर सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो इट्स मीन कि आप ग्रामेटिकली बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि किसी भी हिसाब से आप के काबिल कबूल नहीं होगी कि एक ही सेंटेंस के अंदर आप यहां पर भी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं और यहां पर भी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका ये कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है, जिसमें आप ज़हनी टेंशन में पड़ गए थे कि ये अब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म पे फिर दोबारा आ गए हैं। तो आपने याद रखना है कि आप यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर चुके हैं, और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहीं भी जिक्र आए तो आपने फर्स्ट फॉर्म को ज़हन में नहीं रखना, आपने सेकंड फॉर्म को ही ज़हन में रखना है कि इसके साथ लगेगी सेकंड फॉर्म। तो मैं चूंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, डिड नॉट के ऊपर, आपने बस अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र आएगा, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ इंग्लिश की लिख रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप माजी के मुतल्लिक किसी को बताना चाह रहे हैं, तो फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस के अंदर तो आपने डायरेक्टली वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन जब आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फिक्रात को इस्तेमाल करके आपने बोलना है, किसी के साथ बातचीत करनी है, तो फिर आपने याद रखना है कि जब आपने डिड यूज कर लिया तो फिर आपको आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाना है, वहां पर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगानी। बारहा बता रहा हूं कि डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, किसकी? डू की। तो ये आपका मसला गया हल हो, अब आपकी टेंशन क्लियर हो गई है। अब हम फिक्रात बनाते हैं। मैंने फिक्रा लिखा है कि मैंने खत नहीं लिखा, मैंने खत नहीं लिखा, ये नेगेटिव का बन गया, तो इसकी इंग्लिश में बनाऊंगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब राइट आएगा ना लिखना, तो फिर मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखूंगा राइट आ लेटर, ठीक है जी। अब यहां पे एक और चीज याद रखनी है कि डिड नॉट, अब सबके साथ डिड ही लगेगा, सब्जेक्ट जिस तरह का भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, यानी किसी भी किस्म का अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डिड नॉट ही लगेगा, ये टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सब्जेक्ट देखना है कौन सा है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने डिड नॉट लगा के यहां पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेनी है और आपका सेंटेंस बेहतरीन बन जाएगा, ठीक है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद तुमने चाय नहीं पी, तुमने चाय नहीं पी, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे यू डिड नॉट टेक टी। अब देखिए जी, यहां पर यू डिड नॉट टेक टी, अब फर्स्ट फॉर्म लगी टेक, यहां पर डिड नॉट आपने ऑलरेडी लगा लिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं लास्ट सेंटेंस में लिखा है कि अरमान घर नहीं आता, अरमान घर नहीं आता, तो आपने देखना है कि ये नहीं आता नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब मैंने इसकी इंग्लिश बनानी है, तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अरमान है, अरमान
डिड नॉट। अब आना की इंग्लिश होती है कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? कम। अरमान डिड नॉट कम टू होम। ले जी, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये आपको मैंने तरीका इसका बता दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, तो फार्मूले की तरफ चलते हैं। जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने डिड लगाना है। जैसा कि आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना, ये बात भी अपने माइंड में आप रखिएगा कि यहाँ पर डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने ये बात आपको वाज़े तौर पे बताई हुई है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा जब भी आप इंटरोगेटिव बनाने लगते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल फिक्रे के शुरू पे चला जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो डिड यूज, यहाँ पर जो आप डिड यूज कर रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब ही यूज कर रहे हैं। तो डिड आ गया फिक्रे के शुरू में, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, और उसके बाद आखिर पे ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लाजमा लगाना है। ये मैं हर लेक्चर के अंदर आपको बात बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते तो ये ग्रामर के हिसाब से गलती होगी। तो आप देखें जी, गौर करना है आपने कि क्या तुमने सेब खाया, क्या तुमने सेब खाया। तो अब इसके लिए आपने क्या इंग्लिश करनी है? डिड तो लगेगा ही लगेगा जी, ठीक है जी। डिड यू, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें काम यानी एक्शन क्या है? खाना। तो खाने की इंग्लिश क्या होगी यहां पर? ईट। क्या खाना है जी उसने? एन एप्पल, ठीक है जी। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं, डिड यू ईट एन एप्पल, ठीक है जी। ये हमने बिल्कुल इस फार्मूला के मुताबिक हमने इसकी इंग्लिश कर ली है। अब यहां पर हमने एक और सेंटेंस देखना है जी, क्या वो लड़कियों को पढ़ाती थी। अब हमने इसकी करनी है जी इंग्लिश। तो अब इसमें वो क्या है? सब्जेक्ट है। पहले तो आपने डिड लगाना है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली वन है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसके लिए हमें वो टेंशन हमारी खत्म होगी कि अब सब्जेक्ट कौन सा है, वो प्लूरल में आता है, वो सिंगुलर है, या वो कोई सिंगल नेम है, या वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यानी इसमें हमें वो टेंशन नहीं है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और सब के साथ डिड नहीं यूज होना है। तो इसलिए डिड शी टीच द गर्ल्स, ये भी हमने बनाना सीख लिया। इसके बाद क्या इमरान वॉलीबॉल खेलता था, क्या इमरान वॉलीबॉल खेलता था। इसके लिए भी हमने इंग्लिश करनी है, डिड इमरान प्ले वॉलीबॉल। अब हमने इन तीनों फिकरात को, जो कि हमारे इंटेरोगेटिव थे, इन तीनों को हमने इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में मुंतकिल किया है, और बिल्कुल एक्यूरेट जो है इनकी इंग्लिश हुई है। किसी किस्म का ग्रामेटिकली इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अच्छा, आप देखिए हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। अब चूंकि मैं हर टेंस, जितने पिछले मैंने टेंस आपको पढ़ाए हैं, मैं डबल इंटेरोगेटिव का फार्मूला भी आपको मैं सिखाता रहा हूँ, बनाना सिखाता रहा हूँ। तो इसके अंदर भी मैं डबल इंटेरोगेटिव का आपको बताऊंगा। तो मैं अलग से नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव कर दूंगा एक फिक्रा आपको, ताकि समझ आ जाए। तो डबल इंटेरोगेटिव के लिए आपको पता है कि यहाँ पर आपने क्या लगाना होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। ये बात आपको पहले पता है, इसलिए मैं इसको जरा यहाँ पे शार्ट कर रहा हूँ। अब वही फिक्रा मैं जो आखिरी में लिखा ना कि जो मैंने इससे पहले आखिरी फिक्रा लिखा था कि क्या इमरान वॉलीबॉल खेलता था, तो अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि इमरान वॉलीबॉल क्यों खेलता था। अब देखो क्यों आ गया है, तो इट्स मीन कि ये डबल इंटेरोगेटिव बन गया है। तो अब हमें डबल इंटेरोगेटिव का फार्मूला जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात। अब क्यों की इंग्लिश आपको पता है, वाई इमरान प्ले वॉलीबॉल।
लें जी, हमने डबल इंटेरोगेटिव बनाना भी सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और आप सिर्फ आखिरी रह गया है जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो मैं आपको उसका फार्मूला भी बना देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब हम ऐसे उर्दू फिकरात की इंग्लिश बनाना सीखेंगे जिसमें एक ही वक्त में नेगेटिव का आंसर भी पाया जाए, एक ही वक्त में सवालिया आंसर भी पाया जाए, यानी उसके अंदर नेगेटिव का भी आंसर मौजूद हो, इंटेरोगेटिव का भी मौजूद हो। तो बाज़ का ऐसा होता है कि वो डबल इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, डबल इंटेरोगेटिव के साथ साथ वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये 2 या 3 कंडीशंस एक साथ इंपोज हो जाती हैं उस सेंटेंस के ऊपर, तो फिर हमने क्या करना है, फिर कुछ इस तरह से आपने इसका फार्मूला बनाना है। ये याद रखिएगा, ये बड़ा अहम फार्मूला है। अगर तो डबल इंटेरोगेटिव है और साथ नेगेटिव भी है और डबल इंटेरोगेटिव भी है, तो फिर आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर इसके बाद डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहां पर जहन में रखिएगा कि डिड के बाद नॉट नहीं लगाना, ठीक है, डिड के बाद नॉट नहीं लगाना। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड जिससे मैंने आपको बताया, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद जाके आपने फिर नॉट लगाना है। ये पॉइंट आपने यहां पर ज़हन नशीन रखना है, ठीक है, कि डिड के बाद आपने नॉट नहीं लगाना। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे आके गलती कर जाते हैं, जब वो कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो यहां पे आके गलती कर जाते हैं। आपने डिड के बाद जो है वो नॉट नहीं लगाना। ग्रामेटिकली जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, जितनी कि मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने इंग्लिश के मुतल्लिक पढ़ा है, तो मुझे सही जो मतलब ग्रामर मिली है, उस ग्रामर के मुताबिक हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट जो है वो यूज़ किया जाता है। अक्सर ये जो है मैंने देखा है कि डिड के बाद भी नॉट यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरे नज़दीक, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के बाद ही आपने क्या करना है, नॉट यूज करना है। तो फिर आपका ये फार्मूला कुछ इस तरीका से बन जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इंग्लिश बनानी है इन उर्दू सेंटेंसेस की। क्या तुमने खाना नहीं खाया, आप देखिए जी, ये नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव है, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव है, इसमें डबल इंटेरोगेटिव का कोई आंसर नहीं पाया जाता। तो फिर मुझे क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है, मैं डिड से ही इसको स्टार्ट करूंगा। तो डिड, अब तुम, यू, नॉट तो लगेगा। अब खाना, खाने की इसमें इंग्लिश करनी है आपने, क्योंकि इसमें एक्शन क्या है, खाना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ईट मील, ठीक हो गया जी। अब आप इंग्लिश पे गौर करते हैं, डिड यू नॉट ईट मील, यानी क्या तुमने खाना नहीं खाया। अब अगला सेंटेंस हम बनाएंगे, अरमान ने किताब क्यों नहीं खरीदी। अब अरमान ने किताब क्यों नहीं खरीदी। अब यहां पे गौर करें आप, तो यहां पर एक तो डबल इंटेरोगेटिव भी मौजूद है और इसके अंदर नेगेटिव भी मौजूद है। ये तीनों अनासर यकजा हो गए हैं, एक ही फिक्रे के अंदर आ गए हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूला को हम अप्लाई करके इसकी इंग्लिश जो है हम बना सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें देखना है कि क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा है, वो ये है, क्यों, ठीक है। तो वाई, डिड लगेगा, वाई डिड अरमान नॉट बाय, इसमें एक्शन क्या है, खरीदना, बाय बुक। लीजिए, अब आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीख लिया है और पहले आपने को जो मैंने फार्मूला बताया, इस फार्मूला को आपने गौर से समझना है। अब हम इस सारे टेंस का रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन आपको होगी, कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं रिव्यू की तरफ। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रिव्यू करने जा रहे हैं। पीछे आपने इसकी डिटेल सारी पढ़ ली है। अब हम उस सारे टेंस को एक सेंटेंस या एक फ़िक्रे के अंदर समोने की कोशिश करेंगे। सारा पिछला लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर ही बेस करता है। आपने गौर करनी है कि इस तरफ
आपने गौर करनी इस तरफ मैंने उर्दू के फ़िक्रात लिखे हैं और उसके अंदर मैंने सिंपल सेंटेंस भी लिखे हैं, नेगेटिव भी लिखे हैं, इंटेरोगेटिव भी लिखे हैं, डबल इंटेरोगेटिव भी लिखे हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी लिखे हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसके पांचों फॉर्मेट्स हैं, इन पांचों फॉर्मेट्स को हमने तब्दील करना है अब इंग्लिश में। तो अब यहाँ पर जो है ये आपने अपने माइंड के अंदर पिछला सारा लेक्चर रिवाइज करना है और मैं आपको कोशिश करूंगा कि साथ साथ मैं बताऊं और आप भी अपने ज़हन पे थोड़ा सा बोझ डाल के मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पिछला सारा लेक्चर रिवाइज भी हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद जो कन्फ्यूजन और मज़ीद उसमें जो परेशानी होगी वो आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फ़िक्रा देखते हैं। मैंने लिखा है कि मैंने हॉकी का एक मैच खेला। अब ये फ़िक्रा है सिंपल सेंटेंसेस का। अब ये फ़िक्रा है बिल्कुल सिंपल यानी सादा फ़िक्रा है ये कि मैंने हॉकी का एक मैच खेला। अब यहाँ पर आपने इसका जो फार्मूला लगाना है वो जो मैंने पहले नंबर पे आपको फार्मूला पढ़ाया है, अब वो फार्मूला आप अपने माइंड में लेके आएंगे। वो कौन सा मैंने पढ़ाया है अब ज़रा वो आपने भी गौर करनी है। आप ज़रा उसको रिवाइज करें अपने माइंड के अंदर। वो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने क्या लगाना है जी, ज़हन पे ज़रा बोझ डालें। सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक, आप समझे। सब्जेक्ट के फौरन बाद चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और सिंपल सेंटेंस है तो फिर आपने क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने सिंपली एंड पे क्या कर देना था, ऑब्जेक्ट लगा देना था। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आपको रिवाइज भी हो गया। क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आ जाए, अब मैं फार्मूला लिख नहीं रहा, इसलिए नहीं लिख रहा ताकि आपको ज़बानी याद होना चाहिए। मैंने हॉकी का एक मैच खेला। अब उस फार्मूला को माइंड में लाते हुए आप क्या करेंगे, आई प्लेड आ हॉकी मैच। अब देखिए जो फार्मूला मैंने पढ़ाया था आपको वही है ना, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया जी। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, दूसरे उर्दू के फिक्रा की तरफ चलते हैं। जो फिक्रा है, मैंने हॉकी का एक मैच नहीं खेला। अब यहां पर नेगेटिविटी आ रही है, यहां पर किसी चीज से इनकार किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको मैंने फार्मूला दिया था, आप जरा वो माइंड में लेके आए कि मैंने फार्मूला आपको क्या दिया था। यहां पर आपने गौर करनी है। अब आपने यहां से थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करना है। वो ट्रैक चेंज करने से मुराद ये है कि आपने यहां पर सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट लगाना है, इसके फौरन बाद आपने एक हेल्पिंग वर्ब खुद जनरेट करना है। यही समझ ले कि मैंने खुद जनरेट करना है और वो जो मैंने हेल्पिंग वर्ब जनरेट करना है वो होना चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसके लिए है डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपने क्या कर लेना है, डू की सेकंड फॉर्म लगा लेनी है डिड। अब आपके पास बन गया है हेल्पिंग वर्ब डिड। अब आपने इस डिड को यूज करना है अपने नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो अब सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद डिड नॉट लगेगा, इसके बाद यहां पर आके आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक समझे आप है, तो इसलिए इसका फार्मूला हमने क्या बनाया था, फिर क्या बनाया था, रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते थे। अब ये फिक्रा है जी, मैंने हॉकी का एक मैच नहीं खेला, तो फिर आप क्या करेंगे, आई डिड नॉट प्ले, मैंने प्लेड नहीं लगाया, सेकंड फॉर्म मैं यूज नहीं कर रहा, बारहा बता रहा हूं क्योंकि मैं डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर चुका हूं। तो फिर आई डिड नॉट प्ले आ हॉकी मैच। ठीक हो गया जी। अब आपने नेगेटिव बनाना भी सीख लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपने क्या करना है, अगला सेंटेंस जो अगला फिक्रा जो मैंने उर्दू में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ, क्या तुमने हॉकी का एक मैच खेला। अब ये पूछा जा रहा है उससे कि क्या तुमने हॉकी का एक मैच खेला, माजी में, या खेला था भी हो सकता है, क्या तुमने हॉकी का एक मैच खेला था, यानी ये सवाल पूछा जा रहा है और बात माजी की हो रही है। तो फिर आपने इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा आपको, फार्मूला के पास जाना पड़ेगा। और फार्मूला ज़रा ज़हन में रिवाइज करें कि हमने फार्मूला बनाया क्या था। जब भी आपने इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं और बिल्कुल सेंटेंस यानी फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास वो है डिड। तो आपने डिड को शुरू में ले जाना है। डिड के बाद आपने फिर क्या करना है जी, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लग गया। अब सब्जेक्ट के बाद अगला काम आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने क्या कर लेना है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। इस फिक्रा को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए जो फार्मूला मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं, क्या तुमने हॉकी का एक मैच खेला? तो फिर हम क्या करेंगे, डिड यू प्ले आ हॉकी मैच? ठीक है जी, वही बनाना फार्मूला, गौर करें। डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम अपने अगले फिक्रा की तरफ चलते हैं जो मैंने लिखा है कि मैंने कब हॉकी का एक मैच खेला। मैंने कब हॉकी का एक मैच खेला। हाँ जी, अब आप ये बताएं कि ये जो मैंने फिक्रा लिखा है, जो मैंने अभी बोला है फिक्रा, ये फिक्रा आप किस फॉर्मेट में ले रहे हैं? अब ज़हन पे ज़रा बोझ डालें कि जो मैंने फिक्रा लिखा है, मैंने कब हॉकी का एक मैच खेला, ये सिंपल में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, इंटेरोगेटिव में लेते हैं, किस में लेते हैं आप? जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं। ये क्या है, ये डबल इंटेरोगेटिव में आता है कि मैंने कब हॉकी का एक मैच खेला। अब कब जो है ये आपको जाहिर करवा रहा है, ये एक डबल इंटेरोगेटिव है। अब इसके लिए जो आपने फार्मूला बनाया था वो आपको याद होगा, वो फार्मूला आपने बनाया था जो आपका इंटेरोगेटिव का था, वही फार्मूला है, लेकिन उससे पहले आपने क्या लगा दिया था, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा दिए थे। बाकी जो है बिल्कुल सेम वही जो आपने इंटेरोगेटिव के लिए यूज़ किया था, बिल्कुल वही है। तो लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। इसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लगता है, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद आप फिर क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नहीं जी, अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे, मैंने कब हॉकी का एक मैच खेला, जिस तरह मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आप वाई लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। वाई डिड आई प्ले आ हॉकी मैच। डबल इंटरोगेटिव भी आपने बना लिया, फार्मूला भी आपका रिवाइज हो गया। अब हमने आगे जो सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में कन्वर्ट करना है वो उर्दू का फिक्रा मेरे पास है, मैंने हॉकी का मैच क्यों नहीं खेला। मैंने हॉकी का मैच क्यों नहीं खेला। अब आप इस फिक्रा के ऊपर जरा गौर करते हैं तो आपको यहां पर नेगेटिव भी नजर आ रहा है, इंटेरोगेटिव भी नजर आ रहा है और इसके साथ साथ डबल इंटेरोगेटिव भी नजर आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो है इस फिक्रा के अंदर तीनों अनासर पाए जा रहे हैं, नेगेटिविटी का भी, इंटेरोगेटिव का भी और डबल इंटेरोगेटिव का भी। तो फिर इसके लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, अब आपने वो फार्मूला लगाना है। ज़रा अपने माइंड में वो फार्मूला लेके आए कि वो फार्मूला मैंने आपको कौन सा बताया था। तो आप ज़रा रिवाइज करें, अपने माइंड को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं अगर हम, तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने लगाना है क्वेश्चन वर्ड डबल इंटेरोगेटिव के लिए। इसके बाद हमने लगाया था क्या, डिड लगाया था हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमने यहां पर नॉट नहीं लगाना, यहां पर क्या यूज करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपने नॉट लगाना है। नॉट के बाद फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और इस तरीका से क्या होगा, आपका
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कोई भी अगर आपके सामने उर्दू का फिक्रा आ जाता है तो आप उसको इस फार्मूला की मदद से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिक्रा को इंग्लिश में तब्दील करेंगे। जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है उसके मुताबिक, वो फार्मूला क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। तो फिर क्या लगेगा, वाई डिड आई नॉट प्ले आ हॉकी मैच। आप देखें जी, यहां पर हमने अपना रिव्यू भी कर लिया सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना लेक्चर मैंने डिलीवर किया है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करके आपको ये जो चीज़ें हैं ये आप तक पहुंचाई जाएं। मैंने अपनी तरफ से हत्तल मकान कोशिश की है कि मैं आसान से आसान वर्डिंग यूज़ करूं, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो उर्दू की हो, ताकि आप इसको आसानी के साथ एक आम लेवल का बंदा, चाहे उसकी मैट्रिक तालीम है चाहे उसकी मिडिल तालीम है, कम से कम इसकी बेसिक्स जो हैं वो उसको समझ जाए, ताकि वो थोड़ा बहुत लिखने के काबिल हो जाए या कुछ पढ़ने के काबिल हो जाए या बोलते वक्त उसकी कोई गलती ना हो। तो मेरा मकसद, मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी यही कहा था और एंड पे भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से आसान वर्डिंग यूज़ करता हूँ। तो इसलिए जिन दोस्त अहबाब को मेरे ऊपर ये अक्सर ये कमेंट सेक्शन के अंदर वो बताते हैं जी कि आप जो है वो अल्फाज की अदायगी जो है बहुत यानी बिल्कुल लो लेवल पे जाके करते हैं, तो ये मैं जानबूझ के करता हूँ लो लेवल पे जाके, यानी मैं उस लेवल पे जाके इसकी अदायगी करता हूँ जिस पे आम बंदे को समझ आ जाए। मैं एडवांस लेवल पे जाके नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता कि मेरा जो एम है, मेरा जो मकसद है वो ये है कि हर वो बंदा जो इस मसले से परेशान रहता है, यार मैंने शुरू से सही इंग्लिश की तरफ तवज्जो नहीं की थी, अब मैं स्टेज पे आ गया हूँ लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उन लोगों के लिए ये जो वर्डिंग है ये आसान से आसान करता हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्त अहबाब जिनको ये मेरे ऊपर गिला है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताते भी हैं, तो मैं उनसे माजरत इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मकसद वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं कोई एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या मैं किसी को अंग्रेज़ बना रहा हूँ। मेरा मकसद ये कतन भी नहीं है। मेरा मकसद बारहा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो रूट लेवल से चलना चाहता है उसके लिए मैं अपने लेक्चर जो है वो तैयार करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी लेक्चर तैयार करता रहूँगा और आसान से आसान ज़बान इस्तेमाल करके मैं इंशाल्लाह ताला अपने उन दोस्त अहबाब जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, जो मेरे फेसबुक पेज को देखते हैं, इंशाल्लाह उनके लिए मैं अपनी तरफ से जितनी आसानी पैदा हो सके वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट जो लेसन जो नेक्स्ट हमारा टेंस होगा उसमें आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर।